GS3 in 2022 was a pain area for the student. Why I'm saying so? Because even the topper, Ishita Kishore, she scored only 88 marks in GS3. ये आपके GS3 के सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट फर्स्ट। द थिंग इज कि ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज वेरी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ है? ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स नहीं दिए हुए हैं कि बजट से ये पढ़ना है, पार्ट ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है आपको। More than 50%, मतलब 11 questions is not from economics. More than 50% of the paper is not from economics. Even जो 9 questions आ रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत सारा है कि there's a process to everything. If you want to clear UPSC, there's a process to it, right? If you want to be an engineer, there's a process to it कि कैसे आप इंजीनियर बनोगे. Then if you want to be a doctor, there's a process to it कि कैसे आप डॉक्टर बनोगे, उसका भी प्रोसेस है, राइट? तो यूपीएससी को क्लियर करने का भी एक प्रोसेस है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां प्रोसेस की बात आती है ना, वहां डिटेलिंग की बात आती है कि आपको प्रोसेस की डिटेल समझनी पड़ेगी, तब जाके आपका यूपीएससी क्लियर होगा, अदरवाइज आप गेम से बाहर हो जाओगे। एंड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर कमिंग टू दिल्ली जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि डिटेलिंग क्या है यूपीएससी को तैयार करने की। लाइक रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट द इंटरनेट, सारी फाउंडेशन क्लास आप इंटरनेट से देख लो, सारे कंटेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके एनालिसिस, सब न्यूज आप यूट्यूब पे देख लो। बट द प्रोसेस रिक्वायर्स डिटेलिंग, राइट? और उस डिटेलिंग के बारे में हम बात करें। द टॉपर सेज कि मैंने हर एक कीवर्ड से नोट्स बनाए मेंस के सिलेबस के, बट वो एक्चुअल बनाए कैसे? व्हाट इज द डायरेक्शन टू मेक नोट्स? देयर इज अ प्रोसेस टू इट। क्या वो प्रोसेस आपको पता है? अगर नहीं पता है तो अभी यू आर स्टिल एट ए नेसेंट स्टेज। आपने 3 मेंस दे दिए बट यू डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स। टॉपर सेज कि मैं मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड रखता था, बट हाउ टू एक्चुअली डू दैट? करते कैसे उसको? दिस प्रोसेस रिक्वायर्स डिटेलिंग, राइट? उसके लिए डिटेलिंग की जरूरत है कि वो डिटेल्स क्या है, हाउ टू मेक दैट प्रोसेस, उस पे हम बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे, हाउ टू टेक दिस थिंग्स इंटीग्रेटेड करते कैसे हैं। दैट इज द मेन थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वेबिनार, राइट? तो ये वेबिनार बहुत ही एनालिटिकल होने वाला है और दिस विल गिव यू अ अप्रोच टुवर्ड्स योर जर्नी, राइट? अगर आप बिगनर हो तो भी बहुत रेलेवेंट है। अगर आप 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हो मेंस का, फिर नॉट एबल टू क्लियर इट, तब तो आपके लिए और ज्यादा ये रेलेवेंट होने वाला है, राइट? So let's just start, right? So this webinar is in the continuation of the previous webinar, ठीक है? और इस वेबिनार में हम GS3 के नोट मेकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। GS3 के नोट मेकिंग के बारे में, स्पेसिफिकली GS3 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस वेबिनार यू विल बी एबल टू सेल्फ एनालाइज योर नोट्स। अगर आप 2 से 3 बार मेंस दे चुके हो, वेटरन स्टूडेंट हो और आपके कुछ नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यू विल बी एबल टू सेल्फ एनालाइज दैट। अगर आप बिगिनर हो तो you will get the direction to how to make notes, right? This is the first thing. दूसरा आपको क्या पता चल जाएगा, ये जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, what does this actually means? मैं आपको करके एकदम सामने सामने दिखा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, और टॉपर या जो बच्चा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करता है वो कैसे करता है, ये आपको मैं सामने सामने करके समझाता हूँ, राइट? तो आफ्टर दिस वेबिनार ये आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। And let me tell you, GS3 in 2022, GS3 in 2022 was a pain area for the student. Why I'm saying so? Because even the topper, Ishita Kishore, she scored only 88 marks in GS3. Like, अगर आप उसके मार्क्स देखो तो यू विल सी कि सारे पेपर्स में 110 से ऊपर है, बट इन GS3 90 से नीचे है नंबर। यानी कि there's a gap of 20 marks, which is a large gap, I would say, which is a very large gap, right? Also, I have met around 6 students, right? 8 दिसंबर के बाद जो रिजल्ट आया आपका मेंस का, आई हैव मेट अराउंड 6 स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक ऑप्शनल है, राइट? इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले, एंड देयर स्कोर इन GS3 वाज इन 60s, मतलब 64, 65, 69, दिस वाज द स्कोर पीपल हैविंग इकोनॉमिक ऑप्शनल, राइट? लेट मी टेल यू, GS3 is not only economics. This is a great myth that students have कि GS3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, क्यों नहीं। I remember one of the student जिससे मैं बात कर रहा था, he was from IIT बॉम्बे,
आईडी बॉम्बे का 3 बार मेंस दिया हुआ है, तीनों बार मेंस नहीं क्लियर हुआ, राइट? एंड ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, स्विगी में 25 लाख की जॉब छोड़ के आया हुआ है। एंड ही सेड कि why your score was in 60s when you have economics optional? तो he said कि सर मुझे ऐसा लगा ना कि मैं इकोनॉमिक ऑप्शनल तो पढ़ ही रहा हूँ, तो मेरा GS3 तैयार हो रहा है, उसको ऐसा लगा। एंड व्हाट ही सेड कि सर मैं ना GS3 की आंसर राइटिंग को डिले करता गया और मैं और पेपर्स पे फोकस करता गया, तो मेरा GS3 जो मैं डिले कर रहा था उसकी कभी प्रैक्टिस ढंग से हो ही नहीं पाई इन 3 सालों में। कैन यू इमेजिन कि 3 सालों में ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही GS3 की, राइट? और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होते हुए उसका स्कोर इन 60s जा रहा है। So these are the myths that student have. And let me tell you कि GS3 is not economics at all. Why I'm saying so? मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकअप समझा देता हूँ कि what GS3 is all about, right? इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप जानते हो उसके 4 क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट, उसके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस एंड टेक, उसके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 4 10 11। More than 50%, मतलब 11 questions is not from economics. More than 50% of the paper is not from economics. Even जो 9 questions आ रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत सारा है। So केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है? और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले रहा हूँ, इको ऑप्शनल टू प्रिपेयर GS3, इट इज रॉन्ग। व्हाई? आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ इन 4 और 5 क्वेश्चंस को डील करने के लिए ले रहे हो। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पूरा का पूरा GS3 उससे हैंडल नहीं होने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्राई टू ब्रेक दीज मिथ्स, ठीक है? थोड़ा एनालिसिस पे काम करो और थोड़ा डेटा ड्रिवन हो जाओ अपने प्रिपरेशन को लेके, राइट? वी हैव ऑल द डेटा, लाइक हमारे पास पिवोट टेबल भी है। आई विल शो यू ब्रीफली। ये पिवोट टेबल है, राइट? इसमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं, राइट? हर साल का ब्रेकअप दिया हुआ उसमें, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि GS3 को अगर आपको एक्सेल करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स ही सिर्फ और सिर्फ नहीं पढ़ना है। देयर आर 11 क्वेश्चन दैट आर कमिंग फ्रॉम अदर एरियाज टू, राइट? सो मूविंग ऑन, आई हैव टोल्ड इन माय प्री वेबिनार सेशन कि अपनी कॉपी भेजो, अपने नोट्स भेजो, और विल सी कि कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, राइट? तो वन ऑफ द स्टूडेंट हैज जिसने अपनी कॉपी भेजी मुझे बहुत सारे लोगों ने और भी कॉपी भेजी, बहुत लोगों से मैं बात कर पाया हूँ, बहुत लोगों से नहीं कर पा रहा। तो एक कॉपी का स्क्रीनशॉट मैं वैसे लाया हूँ। एंड आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग कि कैसे नोट्स बना सकते हैं, राइट? लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ आर आइलैंड्स इंपॉर्टेंट टू इंडिया? This is the theme of the question. Island is the theme of the question on which the question has been framed, right? Now the demand. I always say question पढ़ो, theme demand पकड़ लो, right? How are the islands important to India, and what can India do to take advantage of their location in various needs and necessities? Right? We have two demands. How are islands important to India? This is demand 1, and how India can take advantage is demand 2 of the question. Now आपको हेडिंग भी ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि टोन और फ्लो क्वेश्चन के साथ मैच करे, राइट? अब जरा इंट्रोडक्शन देख लो। अच्छा, देखने में ये पेपर कितना सुंदर सा लग रहा है, लाइक प्रेजेंटेशन इज गुड, राइट? बट कंटेंट पार्ट में जाके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेट मी जूम इन फॉर यू, राइट? क्वेश्चन क्या है? हाउ आर आइलैंड्स इंपॉर्टेंट टू इंडिया? यहाँ क्या लिखा हुआ है? आइलैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू नॉट राइट दीज थिंग्स। दीज थिंग्स सीम्स लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेजिंग कर रहे हो क्वेश्चन को, राइट? यू आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया एज इट हैज मेनी एडवांटेजेस। This whole introduction is not making any sense to me, right? आप क्या लिख सकते थे इंट्रोडक्शन? The theme of the question, island. Island is a body of land which is surrounded by water. ठीक है? India has majorly 2 islands, Andaman and Nicobar and Lakshadweep, right? And their strategic positions provide India major advantages. ऐसे करके अगर आप इंट्रोडक्शन लिखे होते हैं तो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा नंबर मिलता, और जो ऐसा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन उसको कम नंबर मिलता, राइट? And after writing the introduction, do start body with the heading, right? इन्होंने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन के बाद सीधे पॉइंटर पे आ गए। Do not jump to the pointers immediately after the introduction, right? Demand part 1 को हेडिंग से हाईलाइट कर दो।
एंड उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लाइक सी दिस गाय व्हाट ही हैज रिटन, ग्रोथ इन इकोनॉमी, हाउ, कैसे आइलैंड से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज इन टूरिज्म कैसे, दिस नो सब्सटेंशिएशन, इस डायमेंशन के बाद एक आर्गुमेंट नहीं आ रहा, आर्गुमेंट के बाद इसको सपोर्ट करने के लिए, आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल नहीं आ रहा, गेटिंग द पॉइंट, दिस इज द साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप टॉपिक कॉपी करके देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ग्रोथ इन इकोनॉमी हो रही है तो कैसे हो रही है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि 200 किलोमीटर दूर तक कोस्टल एरिया से होता है, राइट, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, यू हैव राइट्स ओवर द मिनरल्स, तो वहां से आप ग्रोथ कर सकते हो इकोनॉमी में, राइट। So these things has to come as a substantiation for writing a good answer. तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन रीजन, क्या आइलैंड पे आप जाके वेरियस इंडस्ट्रीज लगाओगे, वहां पे आइलैंड्स में एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वहां से आपको इंडस्ट्री हटानी है और टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो वहां पे वेरियस इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्री, तो कोई सब्सटेंशिएशन है ही नहीं, ठीक है। हेल्प टू एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, कौन सा रिसर्च सेंटर, कुछ बताओ, फिर यहाँ पे रिसर्च सेंटर वाला पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वेरियस स्पीसीज, कौन कौन से स्पीसीज, एनी डायमेंशन, राइट। आइलैंड्स हैव मेनी डिसएडवांटेजेस, अरे आइलैंड के डिसएडवांटेजेस नहीं पूछना है, उनके हाउ वी कैन टेक स्ट्रेटजिकली उनका एडवांटेज हम ले सकते हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे अटैक ऑफ पायरेट्स, इलीगल वर्क, नो परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा है क्या, नो परमानेंट, द ट्राइबल्स इन अंडमान एंड निकोबार, दे आर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, राइट। सो अभी आई थिंक दिस इज अ बिगनर गाय, राइट, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा इसको सीखने में। ऑल्सो आइलैंड की बात की है क्वेश्चन में, राइट, इंडिया में खुद के 2 आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, उसके बाद आइलैंड कंट्रीज भी हैं इन इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंडियन आइलैंड के बारे में नहीं बोला, तो आइलैंड कंट्रीज फॉर एग्जांपल मालदीव्स भी है, राइट, उनके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, राइट। अंडमान एंड निकोबार, राइट, इज वेरी मच क्लोज टू स्टेट ऑफ मलक्का, तो चाइना को कंट्रोल करने में ये काम आ सकता है। ये कहीं पे मुझे इसमें जियो स्ट्रैटेजिक एंगल मिला ही नहीं, राइट, डिफेंस के पर्पस से एंगल मिला नहीं, सिर्फ टूरिज्म की बात चल रही है, पीछे भी टूरिज्म की बात चल रही है, एंड ऑल, राइट। सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई द डायमेंशंस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड, राइट। और कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि अब हम समझेंगे कि नोट मेकिंग होती कैसे है, कैसे आप नोट बना सकते हो, एंड why is it important to take PYQs as a prism, in PYQs previous year question का importance और relevance क्या है। See, the first topic I'll be taking 5 topics today, कि कैसे इन 5 टॉपिक्स पे आप अपने नोट्स बना सकते हो, which is more relevant as per the means perspective, right, और कैसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो उस पर भी बात करेंगे। This is the first topic I'm talking about, गवर्नमेंट बजटिंग, राइट, ये आपके जीएससी के सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजटिंग। द थिंग इज कि ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज वेरी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ है, ऐसे कुछ डायरेक्टिव नहीं दिए हुए हैं कि बजट से ये पढ़ना है, पार्ट ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है आपको कि क्या क्या पढ़ना। लेंस ऑफ पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बजट इज अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट, राइट। इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट। अगर आप जाओ मार्केट में खरीदने कभी जाना इकोनॉमिक सर्वे, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो आता है, न्यूज़ जी की 200 300 पेज से ऊपर का होता है एक वॉल्यूम, तो क्या वो सारी चीज रेलेवेंट है आपके लिए? एब्सोल्युटली नॉट, दे आर नॉट एब्सोल्युटली रेलेवेंट, राइट। तो आपको गाइड कौन करेगा? पीवाईक्यूज गाइड करेंगे। यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज, अदरवाइज योर नोट्स आर नॉट कंप्रिहेंसिव। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ किताबों को पढ़ने में जा रहे हो, कोचिंग मटेरियल के कंटेंट्स पढ़ने के लिए पीछे भाग रहे हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूपीएससी, राइट। सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, कि आप देखो क्या 2022 में या 2023 में कोई क्वेश्चन पूछा है? ये 10 साल का पूरा क्वेश्चन में सामने ला दिया, इसके बाद कोई बजट का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। 2022 और 23 में कोई क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा, तो क्या मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे रेलेवेंट नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वेज आर वेरी रेलेवेंट। हाउ? आई विल टेल यू, राइट। और आपको एक बात और पता होगा कि दिस टाइम इंटरिम बजट आने वाला है। You guys
मस्ट बी नोइंग कि क्या इंटरिम बजट होता है। इस बार फुल फ्लेजेड बजट नहीं आने वाला, हर 5 साल पे 2019 और द लास्ट टाइम जब इंटरिम बजट आया। अब 2024 में इंटरिम बजट आने वाला है ऑन द 1 फरवरी। व्हाट इज इंटरिम बजट, थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हेनेवर देयर इज अ इलेक्शन ईयर, राइट, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, वी नेवर नो कि कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी। तो आफ्टर द गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, दे प्रिपेयर द फुल बजट, राइट। बट अभी जो 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए द गवर्नमेंट का कुछ खर्चे होते होंगे, राइट, कुछ रिवेन्यूज आते होंगे। फॉर दैट इंटरिम बजट गवर्नमेंट लेके आती है, राइट। इट इज नॉट ए फुल बजट, राइट। तो आप जाके पढ़ना व्हाट इज इंटरिम बजट, व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये भी जाके पढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें आज के इस वाले 2024 के एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाती है। सो मैं क्या कह रहा था कि सी दिस ईयर कि 2022-2023 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया बजट में, राइट। और जब 2022-23 से क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट, तो क्या बजट रेलेवेंट है या नहीं है? इट इज वेरी मच रेलेवेंट, डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते। हाउ आई विल टेल यू। 2021 में देखो आपका कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स बता दो। दिस इज अ वेरी लीनियर क्वेश्चन, इवन फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स को 1 महीने पहले पढ़ा है वो भी बता देगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, इसके कोई नोट्स नहीं बनते। गेटिंग माय पॉइंट। इस पर्टिकुलर चीज पे नोट्स नहीं बनेंगे, ये आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे पूरा का पूरा बेस्ड होता है, राइट। You must be knowing कि capital budget क्या होता है, the part of budget that deals with long term expenditure, right, long term expenditure asset creation में जो काम आता है। now this component क्या होता है इसका, capital receipt और capital expenditures, what are the capital receipts, सब conceptual part है, I'm not going into the content part of it, right। but budget का, अब आने वाले बजट का आप नोट्स कैसे बनाओगे, that is the main thing that we are going to discuss कि कैसे बनाने वाले हो नोट्स। यहाँ जरा देखो 2017 का क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 2017-18 वाज टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, ठीक है। एनालाइज द मेजर्स, प्रपोज्ड इन द बजट 2017-18 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बजट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी बजट आने वाला है 1 तारीख को, राइट। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको 2023 का बजट याद हो तो देयर वर 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि प्रायोरिटीज, राइट। तो क्या आपने उन प्रायोरिटीज पे व्हाट वर द मेजर्स दैट वाज टोल्ड, दैट वाज प्रपोज्ड इन दैट बजट, उस पे आपने कुछ नोट्स बनाया है, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नाउ यू हैव 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट ऑफ 2023 सेट, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ग्रीन ग्रोथ, आई एम राइटिंग जीजी। सेकंड प्रायोरिटी यूथ पावर, राइट। अब इस ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स दिए थे गवर्नमेंट ने, हैव यू रिटन दैट, ठीक है। और यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एनालाइज, यानी कि द मेजर्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन दैट बजट, क्या उसके चैलेंजेस भी आपने लिखे हैं। द मीनिंग इज मे बी द अमाउंट एलोकेटेड फॉर दैट पार्ट ऑफ बजट इज इनसफिशिएंट, तो वो भी एक चैलेंज हो गया। हैव यू रिटन द चैलेंजेस हियर, 2 पॉइंट बना के, आर यू delving into these dimensions or not। अगर आपने 2023 में ऐसे नोट्स नहीं बनाए थे एंड यू हैव गिवन अटेम्प्ट, दो द क्वेश्चन नहीं आया, वी डोंट हैव द कंट्रोल की क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट दिस इज द वे द पीवाईक्यूज हैव शोन यू द डायरेक्शन कि किसी भी एक प्रायोरिटीज पे लेके द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि क्या क्या मेजर्स लिए, और आप एक टेबल बना के सिंपली उसमें पूरा का पूरा कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। अभी आप अपने प्रीलिम्स के लिए बजट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राइट। यू विल बी डीलिंग विद व्हाट आर द मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड, वो भी सब पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कैन यू जस्ट मूव वन स्टेप अहेड और अपने लिए एक ऐसी टेबल बना के, और आपको यहाँ पता है कि पीवाईक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे एनालाइज की बात चल रही है, इवैल्यूएट द एफिशिएंसी की बात चल रही है, जो मैंने पिछले अपने वेबिनार में बताया। तो आपको ये बात एक पॉइंट आगे जाके उसी डॉक्यूमेंट में आप चैलेंजेस भी हर एक उसके लिख सकते हैं। इट विल ओनली टेक फ्यू मिनट्स टू सर्च, राइट, एंड योर नोट्स विल बी कंप्लीटेड, योर नोट्स विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टैक्स एक्सपेंडिचर,
यहाँ देखो टैक्स एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर टैक्स में आ रही है, यहाँ देखो लॉन्ग टर्म टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स की बात चली है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात चली है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टैक्स चेंजेस में कुछ भी रिफॉर्म आ रहा है, दैट हैज बिकम मोर रेलेवेंट। सो अगर इस बजट में कुछ भी टैक्स रिलेटेड आता है रिफॉर्म, दैट हैज टू बी देयर इन द नोट्स, राइट। थोड़ा समझ लेते हैं कि टैक्स एक्सपेंडिचर होता क्या है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो टैक्स एक्सपेंडिचर आपको पता होगा, राइट। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं हल्का बता देता हूं आपको। दिस विल नॉट बी डिस्कसिंग मोर कंटेंट हियर, बट द एनालिसिस ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। टैक्स एक्सपेंडिचर इज सम काइंड ऑफ कंसेशंस गिवन टू द टैक्स पेयर्स, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं खर्च कर रही, बस आपसे टैक्स कम ले रही है। तो उस साल हाउसिंग सेक्टर में क्या क्या प्रपोज्ड टैक्स एक्सपेंडिचर्स थे गवर्नमेंट के, दैट हैज टू बी देयर इन द नोट्स। और अब क्या आने वाला है रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म, दैट हैज टू बी देयर इन द नोट्स, राइट। आप देखो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म टैक्स गेन्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, राइट। अगर आप कोई एसेट बेच रहा है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे टैक्स लगता है, उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म का मतलब साल भर से अगर ऊपर आपने उसको होल्ड किया हुआ है तो दैट इज लॉन्ग टर्म, राइट। उसके अंदर होल्ड किया हुआ है साल भर के अंदर तो दैट इज शॉर्ट टर्म। So you have to analyze the PYQs, right? Now see how, अब ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है एफआरबीएम का, और आपको अगर याद हो कि एफआरबीएम का रिव्यू भी चल रहा था अराउंड दैट ईयर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तो रीजन एवरीबॉडी नोज, राइट। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब इस पे आपको नोट्स नहीं डालने। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होगे अपना, सॉरी अपना जब आप इकोनॉमिक पढ़ रहे होगे, वहां के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, तो यू विल गेट देयर। You don't have to put in means note this thing should not come to the means note, right? But means notes में आएगा कौन सा पार्ट, मैं वो बता देता हूँ आपको कि यू नो एफआरबीएम क्यों लाया गया, फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी, राइट। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट 3% के अंदर करने के लिए लाया गया, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा का पूरा एलिमिनेट करने के लिए लाया गया, टू जनरेट सम काइंड ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, राइट। इस वजह से लाया गया। नाउ दे आस्किंग क्रिटिकली डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स भी आपकी किताब में होगी, यू डोंट हैव टू डिस्कस दैट, बट देयर इफेक्टिवनेस के बारे में आपको बात करना पड़ेगा अपने मीन्स के नोट्स में, बिकॉज दिस इज द एनालिसिस पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी नॉट डूइंग दीज थिंग्स। आपको ये इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में आपके मीन्स में नोट्स होने चाहिए, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि यू मस्ट सी कि एफआरबीएम एक्ट क्या हुआ, नाइदर इट एबल टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट अंडर 3%, फिस्कल डेफिसिट अंडर 3% अभी तक नहीं हो पाया, राइट। और ये 2003 का एक्ट आया हुआ है। दूसरा, आवर कंट्री नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और जब भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए इस फिस्कल डेफिसिट को ब्रीच करने का सोचती थी, द गवर्नमेंट हैज द लिमिटेशन, तो इट हैज स्टार्व द कंट्री फ्रॉम मच नीडेड इन्वेस्टमेंट। These things has to be there in your main note. अगर वो तुम्हारे main note में नहीं है ना, तुम्हारे main note comprehensive नहीं है, the analysis part of these things। अब इसमें बहुत सारा चीज प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। You will be reading the budget, right, for your prelims. Can you go one step ahead and take the lens of PYQs? इन PYQs को पढ़ो, इसका सब थीम बनाओ, सब थीम को अपने सामने रखो, और whenever you are reading the budget, make sure कि अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से मेंस, तो लेट मी जस्ट स्टिकी नोट डालता हूँ यहाँ पे, और मैं उसके एफआरबीएम की इफेक्टिवनेस के बारे में 5 पॉइंट यहाँ पे 5 डायमेंशन सोच के लिख देता हूँ। कैन यू डू दैट? तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। और जो लोग पहली बार में यूपीएससी निकाल रहे हैं, दे नोइंगली और अननोइंगली दे हैव दीज अंडरस्टैंडिंग्स, और जो लोग 3 से 4 बार में भी अभी नहीं निकाल पा रहे, तो दे लैक दीज अंडरस्टैंडिंग्स, राइट। these details they lack, right? तो I was telling you about these things। एक चीज और डिस्कस करेंगे इसमें। There are 2 questions in this which are not directly from budget, but they are very analytical। This is the question: public expenditure management, right? Women gender budgeting,
जेंडर बजटिंग के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, आउटकम बजटिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं आया, दिस कैन बी वन पोटेंशियल क्वेश्चन, राइट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट लिबरलाइजेशन। बजट का काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, तब आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। बजट का काम क्या होता है? बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर, राइट। रेवेन्यू आएगा तब सरकार खर्च करेगी। सरकार खर्च कहाँ करती है? इन इंफ्रा में खर्च करती है, सोशल सेक्टर में खर्च करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करती है सरकार। क्या सारा का सारा जो पैसा रेवेन्यू में आ रहा है कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड? क्या सारा का सारा गरीबों में बांट सकते हैं? क्या नहीं बांट सकते। क्यों? तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा, रोड्स, पोर्ट्स, अगर ये सारी चीजें नहीं बनेंगी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, राइट। तो सोशल सेक्टर के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में भी सरकार को पैसे खर्च करने होते हैं। ऑल द मनीज कैन नॉट गो इनटू सोशल सेक्टर लाइक पेंशन, वेलफेयर स्कीम चलाने में सारे पैसे आप नहीं डाल सकते। दिस इज द लिमिटेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट हैज टू मेक बैलेंस। अब यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट, इनके बीच में मैनेजमेंट यानी कि बैलेंस फाइंड करना हैज बीन ए चैलेंज। क्यों? पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद देयर हैज बीन ए चैलेंज। अब इससे बोल रहा है कि क्लैरिफाई करो क्यों, हैव यू ड्वेल इनटू दिस डायमेंशन, और ये आपके मीन्स में नोट्स में होने चाहिए। ये आपको कोई भी इकोनॉमिक बुक में नहीं मिलेगी, राइट। इस पे आपको सोचना है, these things will come into your main notes। तो क्या आप इस पे सोच पा रहे हो? What was the reason, right? The first dimension is global shocks, global external shocks। अगर आप देखो पैंडेमिक, कोविड 19, सरकार का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। गवर्नमेंट हाल्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और सरकार का सारा का पैसा कहाँ जाता है? इन हेल्थ सेक्टर। सो दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या हो गया? बिगड़ गया। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी हैज बीन इंटीग्रेटेड, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आ गया। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। बिकॉज ऑफ दिस दैट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज नॉट हैपनिंग। ट्रेड वॉर, फॉर एग्जांपल ट्रेड वॉर, लेट मी इरेज इट। ट्रेड वॉर, अब ट्रेड वॉर से क्या हो रहा है? ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। आवर इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू द अदर इकोनॉमीज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अब नाउ अगर $100 पर बैरल ऑयल था, राइट, and now it has been increased to 140 because of the trade war, तो क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट पीपल पे पास कर सकती है? ये नहीं कर सकती। गवर्नमेंट हैज टू कम इन। गवर्नमेंट अपने पास से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने पास से कुछ पैसे लगाते हैं एंड लास्ट दे पास इट टू द पीपल, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट यहाँ पे बिगड़ जाता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अच्छा, नाउ क्या आप पहला पॉइंट पैंडेमिक, दूसरा पॉइंट ट्रेड वॉर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? लिसन दिस वेरी केयरफुली। नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि these tools are example only in one dimension which is external shock। अगर आप इसी के 3 पॉइंट बना दो, पैंडेमिक, ट्रेड वॉर, तीसरा पॉइंट ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक इन 2008, इसके एग्जांपल्स देकर 3 पॉइंट बना दो, तो आप और आप टोटल 5 पॉइंट लिख रहे हो अपने आंसर में, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड। व्हाई? बिकॉज़ दिस ऑल दिस 3 थिंग्स रिलेट्स टू वन डायमेंशन ओनली। इसलिए आंसर लिखते समय डायमेंशंस की समझ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, right? You have to think of other dimensions as well। For example, I'm telling you, for example, दूसरा डायमेंशन क्या हो सकता है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन इनकम हैज इंक्रीज्ड, राइट। इनकम तो इंक्रीज हो रखी है मिडिल क्लास, राइट। जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बट द प्रोपोर्शनल टैक्स हैज नॉट इंक्रीज्ड। गवर्नमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स इज उतना प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ व्हिच गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये एनालिटिकल पार्ट है, ये आपकी ना किसी भी किताब में नहीं मिलता। यू हैव टू डीप डाइव इनटू इट, यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, और आपको ये सब समझना पड़ेगा कि हाउ टू राइट डायमेंशंस क्या होते हैं। कहीं कहीं आप डायमेंशंस के ही अलग-अलग एग्जांपल्स को पॉइंट बना के तो नहीं लिख रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? वन ऑफ द स्टूडेंट अभी मेरे से मिला सुबह, उसने 6 मेंस लिखे एंड आई वाज शॉक्ड कि ये 6 मेंस लिख के अभी फिर से आ गया है। तो
मुझे पता चला कि ही बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी और उसके पास अभी 2 अटेम्प्ट्स और बचे हैं, राइट। 6 मेल्स लिखने के बाद कितनी तैयारी हो जाती है, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड, राइट, बट दीज नुआंसेस यू डोंट नो कि आप ट्रेड वॉर लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने पैंडेमिक लिख दिया, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस लिख दिया 2008 वाला, एंड यू आर काउंटिंग एज द 3 पॉइंट्स, दीज आर नॉट 3 पॉइंट्स, these are 3 examples for one dimension, that is external shock, right? तो डायमेंशन की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके नोट्स भी ना इम्प्रॉपर होंगे, आपके नोट्स सिर्फ एक ही डायमेंशंस के सारे एग्जांपल से भर दोगे और डायमेंशंस कम रहेंगे तुम्हारे नोट्स में, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशंस आल्सो, राइट। अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन जेंडर बस्टिंग। जेंडर बस्टिंग क्या है? जेंडर बस्टिंग क्या है, राइट? अगर आप देखो तो जेंडर बजटिंग इज नॉट अबाउट कि एक सेपरेट बजट निकाल दिया जेंडर के लिए, वुमेन्स के लिए, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक सेपरेट बजट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन स्कीम्स, फॉर एग्जांपल मातृ वंदना योजना व्हिच इज स्पेशली फॉर वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन्स, राइट। तो वो एक अलग है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट ब्रिंगिंग उसमें भी एक जेंडर पर्सपेक्टिव डाल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो तो इफ प्रॉपर्टीज इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वुमेन तो कुछ छूट मिल जाती है, वहां पे कुछ कंसेशन मिलता है, राइट। सो व्हाट, दिस इज हाउ द वुमेन एम्पावरमेंट इज हैपनिंग, राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है जेंडर बस्टिंग कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है कि नाउ डिफरेंशियल प्रॉपर्टी रेट्स कर दिया। अगर औरत के नाम पे, वुमेन के नाम पे अपने घर के अगर आप प्रॉपर्टीज लेते हो तो आपको छूट मिलेगी कुछ, राइट, इन प्रॉपर्टी टैक्स। तो पीपल आर बाइंग होम्स या जो भी लैंड अगर कोई खरीद रहा है तो दे आर टेकिंग इन द नेम ऑफ वुमेन, तो नाउ द प्रॉपर्टी राइट्स आर बीइंग गिवन टू वुमेन व्हिच इज लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो यू हैव टू थिंक दीस डायमेंशंस बिफोरहैंड, ये आपको आपके बेसिक बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं मिलने वाले, ओके। सो एनीथिंग बजट का सारा ऑब्जेक्टिव जितना आने वाला है उसको पढ़ो आप, ठीक है, उसका एक टेबल बनाओ और वहीं पे वहीं उसको कंप्लीट कर दो। अगर आप टेबल नहीं बना सकते स्टिकी नोट्स डाल दो अपने डॉक्यूमेंट में, राइट। ठीक, एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्स एक्सपेंडिचर नोट्स में होनी ही चाहिए। टैक्स देख लो आप यहाँ पे आया हुआ है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर एनालिटिकल, वो आपके मींस के नोट्स में होनी ही चाहिए। अब आप इसको मत डाल देना मींस के नोट्स में, ये रिवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी, बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के सारे फीचर्स अपने नोट में मत डालना, राइट। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव। आप 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में वैसे ही घूम रही होनी चाहिए। यू हैव टू राइट द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, राइट। एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग द बजट, एफआरबीएम जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे एफआरबीएम जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहां पे डू राइट 2-4 पॉइंट वहीं जाके लिख दो कि व्हाई एफआरबीएम इज नॉट इफेक्टिव दीस डेज, राइट। दूसरा, क्या बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। द बजट से जितने डेटा होते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे, मे बी द बजट इज डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन ग्रोथ के लिए, अगर वो गोवर्धन स्कीम की बात कर रहे हैं, राइट, गोवर्धन स्कीम की बात कर रहे हैं, राइट, so that will be used in environment। so this is how the budget is done कि environment का क्या एंगल है। अब वो आप environment क्वेश्चन में उसका बजट का डेटा डाल दोगे तो the question seems more relevant और आपकी right। so never discount this budget, ठीक है, और try to be more means oriented also while preparing for prelims, right। coming on to the next topic of today, that is disaster management, right। तो आप देखो मैंने बहुत सारे लोगों से नोट्स बनाया था, नोट्स मंगवाया था, और दिस इज वन ऑफ द गर्ल जिसने नोट्स भेजा हुआ है, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट मैनेजमेंट, दिस डिजास्टर मैनेजमेंट नोट्स, और कितने हैव हजार नोट्स बनाए हुए हैं। आई डोंट थिंक हाउ दीस नोट्स आर हेल्पिंग हर, आई डोंट नो, आई कांट इवन लाइक, मुझे तो समझ में नहीं आया, मे बी उसके नोट्स हैं तो उसको समझ में ज्यादा आएगा, बट दिस इज नॉट द वे ऑफ मेकिंग नोट्स, आई टेल यू हाउ, राइट। First, discuss the disaster. First, let's see the disaster management from the lens of PYQs. पहले तो PYQs के लेंस से देखो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आ क्या रहा है। PYQs को सबको पढ़ा, राइट, सब थीम में कन्वर्ट किया, मेरे पास अब ये थीम रेडी है यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको बार बार एनालाइज कर रहा हूँ। इफ आई एम नॉट एबल टू रीड PYQs मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और आप देखोगे ड्रॉट, आप देखो अर्थक्वेक,
अर्बन फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, राइट, सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, यहां देखो अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट। क्या ऐसा लग रहा है कि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं? आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? ऐसा लग रहा है कि ज्योग्राफी में हम यही चीजें पढ़ते हैं, राइट? क्लाउड बर्स्ट हम पढ़ते हैं, अर्थक्वेक में हम पढ़ते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड है, फिर से सुनामी की बात कर रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट अगेन, अर्बन फ्लड अगेन, ड्रॉट अगेन, ऑल दीस थिंग्स आर कवर्ड इन ज्योग्राफी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो क्या अभी आप प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो ज्योग्राफी, कैन यू थोड़ा सा और दिमाग लगा के वहीं आप पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हो? जस्ट सी कि पीवाईक्यूज के लेफ्ट से क्वेश्चंस क्या है। एक तरीका और है कि आप 100-200 पन्ने की, 100-150 पन्ने की डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक उठा लो और उसको बही खाते की तरफ पूरा शुरू से लेके फर्स्ट पेज से लेके 100-150 पेज तक पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा कुछ। फिर पीवाईक्यूज देखोगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे इसमें, फिर वापस से बुक जाके देखोगे। दिस होल प्रोसेस विल टेक टाइम, राइट? तुम्हारा अटेम्प्ट में टाइम बढ़ता जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? इफ दीज थिंग्स कैन बी डन along with the geography, I have heard students की वो ना ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ पढ़ते हैं, विच इज गुड। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ कंप्लीट किया जा सकता है, विच इज गुड, राइट? बट क्या ज्योग्राफी को अगर आप अभी अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो क्या थोड़ा सा और दिमाग लगा के कैन यू प्रिपेयर द डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आप प्रीलिम्स के बाद इसको दिमाग लगाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट पे, राइट? बिकॉज इट इज प्योरली मीन्स, राइट? तो क्या ज्योग्राफी पढ़ते समय प्रीलिम्स के लिए कैन यू लाइक प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट अबाउट, राइट? अब सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, राइट? अब जरा देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ये टॉपर्स आके बस बोल के जाते हैं ना कि मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की, पर वो एक्चुअली कैसे की, वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि वो एक्चुअली होते कैसे। अब आपको शायद चमका होगा कि कैसे मैं ज्योग्राफी और डिजास्टर मैं पहले ही कर सकता हूं along with when I'm preparing for prelims। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन कैसे आया। Explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of Indian subcontinent, discuss two examples। This is purely geography, right? इसमें आपको disaster management का कुछ भी एंगल आपको ज्यादा है नहीं, right? This is purely geography, right? प्योरली ज्योग्राफी। आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो क्लाउड बर्स्ट का, क्या है, ओरोग्राफिक लिफ्ट है, ठीक है, माउंटेन रीजन में होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, राइट, एंड इंटेंस रेनफॉल व्हिच कांट बी प्रेडिक्टेड, राइट? ये सारी चीजें, तो दीज आर द थिंग्स जो कि नोट्स में नहीं आएंगे आपके। दीज आर द थिंग्स। अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अलग नोट्स बना रहे हो, ठीक, ज्योग्राफी में भी वही लिखा, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में वही लिखो, यू आर डूइंग द रिपीटेशन ऑफ वर्क, नथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन ये ऊपर भी क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं कितना इजीली सब थीम में डिवाइड करने के बाद ढूंढ पा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसा कैसा आया होगा। इस पूरे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस बता दो अबाउट क्लाउड बर्स्ट और मेजर्स बता दो जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, राइट? आपने क्लाउड बर्स्ट का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, हाउ टू मिटिगेट इम्पैक्ट, अगर वो भी पढ़ लेते, और क्या गाइडलाइन दी है एनडीएमए ने। दिस क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, इसको एनडीएमए की गाइडलाइंस के साथ जोड़ने के बाद ये डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ इंक्लूड हो जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? इसको डिजास्टर का एंगल अब जाके मिल रहा है when the guidelines for NDMA is being included in this question। Are you getting this or not? अब देखो एनडीएमए की गाइडलाइंस कितनी बार पूछी है। एनडीएमए की गाइडलाइंस को यहाँ पूछा है, किसके रिलेटेड? ड्रॉट के रिलेटेड। आप एल नीनो ला नीनो भी आप कहाँ पढ़ते हो? ज्योग्राफी में पढ़ते हो, राइट? अब और भी एनडीएमए की गाइडलाइंस कहाँ पूछा, एक यहाँ पूछा हुआ जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, राइट? अब और कहाँ पूछा, यहाँ पूछा है, रिलेटेड टू क्या? सुनामी। तो कैन यू प्रिपेयर, लाइक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अर्थक्वेक, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, तो कैन यू प्रिपेयर अपने एनसीईआरटी में ही एक स्टिकी नोट लगा के, कैन यू पुट एनडीएमए की गाइडलाइंस देन एंड देयर ओनली? अब एनडीएमए की गाइडलाइंस ऐसी है कि आप भूलते जाओगे बार बार। गेटिंग द पॉइंट? आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे, राइट? दिस इज नॉट समथिंग कंसेप्चुअल, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, राइट? तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन टुगेदर इटसेल्फ, और
इवन विद द प्रीलिम्स के पहले भी की जा सकती है। आई विल शो यू द नोट्स ऑफ इट कि कैसे हमने इस डेली में नोट्स का बनाया है। सी ये 3 पेज के नोट्स है, राइट? पहला पेज ये रहा, दूसरा पेज ये और तीसरा पेज बहुत छोटा सा है। इसमें पूरा डिजास्टर हमने कवर कर दिया। द होल टीम हैज कंप्लीटेड द, आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में भी आएगा और देखेगा भी। नाउ वन वे इज व्हाट कि आप 150 पन्ने की बुक उठाओ और डिजास्टर को पूरा पोथी की तरह पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? ठीक है, आप उसको एकदम पोथी की तरह पढ़ना शुरू कर दो, राइट? अदर वे इज दैट कि आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं इधर, राइट? आप देख लो कॉजेस क्या है, रिस्क क्या है, मिटिगेशन भी हमने बात कर ली उसकी, एनडीएमए गाइडलाइंस आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन में एनडीएमए गाइडलाइंस बार बार पूछ रहा है। अब आपने देखो नीचे आप यहाँ लिखा है नो ऑफिशियल एनडीएमए गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ, यानी कि हमने सबका एनडीएमए गाइडलाइंस ढूंढा, जिसका मिला उसका तो पूछेगा ही, जिसका नहीं मिला उसका नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल किसका नहीं दिया हुआ है? वोल्केनोस। भाई वोल्केनोस से रिलेटेड कोई भी एनडीएमए की गाइडलाइंस नहीं आई है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट कि एनडीएमए गाइडलाइंस जिसकी जिसकी है हमने सब एक साथ कर दी। नाउ अगर आप चाहो तो 150 पन्ने की किताब पढ़ो जाके, या पीवाईक्यूज का एनालाइज करो, देखो कि कैसे ये 3 पेज में, अब आप इसको चाहो तो अपना पूरा का पूरा डिजास्टर 2 घंटे में तैयार कर सकते हो। इसको पढ़ के पूरा का पूरा डिजास्टर तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। Why? Because we have seen the things from the lens of PYQs, उसको सब थीम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आप क्या कर रहे हो? अब आप उसको ज्योग्राफी से लिंक कर रहे हो। इवन यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, अब आप प्रीलिम्स के साथ अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की भी प्रिपरेशन, एनवायरनमेंट की भी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट कर ले रहे हैं रिलेटेड टू मेंस। गेटिंग माय पॉइंट? और डिजास्टर मैनेजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। आई शो यू हाउ। देखो आप देखो यहाँ पे 2016 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? 2021 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज हर साल एक एक ही क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए मैं 150 पन्ने की किताब पढ़ूं या मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लूं और मैं इस 2 घंटे में इस पूरी चीज को निकाल दूं, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना अच्छा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो वल्नरेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा हुआ है, हाउ इंपॉर्टेंट आर द वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क असेसमेंट। आप देखो फिर यहाँ पे भी एक बार वल्नरेबिलिटी की बात हुई है, अगेन वल्नरेबिलिटी की बात यहाँ हुई है। क्या वल्नरेबिलिटीज के बारे में आप एक जगह पूरा नोट बना सकते हो? वी हैव कवर्ड दिस आल्सो हियर, राइट? यही मैं आपको तरीका समझाना चाह रहा हूँ कि नोट मेकिंग आपका काम आसान करना चाहिए, न कि आपको हैफजार तरीके से काम आपका वो कठिन कर दे। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज रिस्क? वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ ससेप्टेबल यू आर टू द थ्रेट, राइट? देखो यहाँ पे सारे रिस्क हमने लिखे हुए हैं। दिस इज द वल्नरेबिलिटी ओनली, राइट? और छोटे छोटे मैप भी हमने लगा दिए हैं जस्ट टू शो यू कि आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मिल जाए, राइट? थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि वल्नरेबिलिटी होती क्या है, कि हाउ ससेप्टेबल यू आर टू थ्रेट। थ्रेट से आप कितने ससेप्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको एनालॉजी दूं, इफ यू आर ए वुमन, राइट? ठीक है, एंड यू आर रोमिंग आउटसाइड of your home at 12 p.m. in night, you are vulnerable. Why? Because vagabonds roaming here and there, right? They might approach you or attack you. हो सकता है ऐसा, हाँ? घूम रहे हो। तो what make women and children at night vulnerable हो जाते हैं, right? Even not even men. If you are like, if you are men also, you are going in certain areas जहाँ पे लूट हो सकती है, तो you are also vulnerable, right? So how threat, how vulnerable you are to the threat is what vulnerability। अगर हम vulnerability और risk assessment पहले से ही कर लें, तो क्या डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उसको मिटिगेट कर सकते हैं। डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मिटिगेट कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, या पूरी की पूरी 10 पन्ने 20 पन्ना इसी vulnerability पे तुम पढ़ रहे हो किताब में जाके? गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने रिस्क असेसमेंट, vulnerability असेसमेंट पहले से कर लिया, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैप बना सकते हो आप हजार्ड का। आप रीलोकेट कर सकते हो पीपल हु आर इन हाई रिस्क जोन। यू कैन सेट अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने से क्या होता है कि आपको टाइम मिल जाएगा फॉर प्रिपेयर्डनेस, फॉर रिस्पॉन्स, राइट? आपको क्या मिल जाएगा? रिस्पॉन्स के लिए टाइम मिल जाएगा। ऑल्सो इन हाई
रिस्क जोन में आप क्या कर सकते हो, स्टैंड बाय टीम को रख सकते हो कि एनी टाइम द डिजास्टर कैन हैपन, मैं यहाँ पे स्टैंड बाय टीम रखूंगा ताकि रिलीफ ऑपरेशन जो है वो ज्यादा जल्दी इमीडिएट पहुंच पाए। दिस इज द रोल ऑफ व्हाट इज वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट, राइट। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पीएचडी है भी नहीं, और वो सारे वल्नरेबिलिटी वाले में आपका लागू हो जाता है। लाइक इफ यू आर राइटिंग फॉर अर्थक्वेक के लिए अगर आप वल्नरेबिलिटी बता रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। सुनामी के लिए क्या वल्नरेबिलिटी क्या है, कोस्टल एरियाज, राइट। कोस्टल एरियाज आर मोर प्रोन टू सुनामी, तो वहां पे आप वल्नरेबिलिटी के सेम ही पॉइंट्स लिखोगे बट उसको थोड़ा सा कोस्टल स्पेसिफिक कर दोगे, राइट। So this is how you can use your brain. People who are clearing exam in one go, they have this thing knowingly or unknowingly, right? I'm not saying कि उनको अपने मन से आ ही जाता है, but knowingly or unknowingly they are able to integrate things, right? They are able to do these analysis और उसके बाद अपनी वो तैयारी कर रहे हैं and they are able to clear it one go। और people जिनसे मैं बात कर रहा हूँ 3-3 4-4 महीने से, अभी आज मैं एक स्टूडेंट से मिला, you won't believe कि he was looking older than me। उसकी पूरी दाढ़ी वाड़ी सब सफेद हो गई थी। मैं देख के उसको कहा कि ये लगता है किसी का कोई आया हुआ है, लाइक फादर कुछ मिलने आया है किसी का कुछ। आई वाज शॉक्ड कि वो बोला मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, राइट। तो आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ हिम, मैंने उसको बोला कि 6 बजे मेरा वेबिनार देखना, तो विद नो ऑफेंस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे भी चीजें हैं। तो यू हैव टू हैव प्लीज अंडरस्टैंडिंग कि चीजें इंटीग्रेट होकर कैसे चल रही हैं। PYQs will only show you the direction, otherwise आप ना फिर घूमते जाओ पूरे मार्केट में। आप दिल्ली भी आ रहे हो, राइट, आप अपना घर छोड़ के दिल्ली आ रहे हो जस्ट टू नो द प्रोसेस की डिटेलिंग क्या है, यूपीएससी बनने का प्रोसेस क्या है। आप क्लास लेने थोड़ी आते हो, क्लास तो आपको घर पे मिल जाएगी, अपने रूम में मिल जाएगी, मोबाइल पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस की डिटेलिंग कैसे होने वाली है। इवन पीपल 3 से 4 बार निकालने के बाद भी, मेंस प्रीलिम्स निकालने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिटेल एंड डू नॉट लाइक माइंड माय हैंडराइटिंग, राइट, क्योंकि ठंड की वजह से हाथ काम कम कर रहा है। ओके, so this is how you can approach disaster management। okay, now the third topic is food processing। and before food processing एक लड़के की कॉपी मेरे पास ये आई, देखो। अब ये let me like zoom in for you। I have told in my pre webinar, हर एक वेबिनार करने से पहले मैं YouTube पे एक प्री वेबिनार का वो डालता हूँ वीडियो, जिसमें मैं बोलता हूँ कि अपनी कॉपी जरूर भेजो ताकि मैं उसके हिसाब से वेबिनार को तैयार करूँ, ताकि आपके जो कस्टमाइज और जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस है ना, उसका एक कस्टमाइज सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँ। अब देखो इस लड़के ने क्या मुझे भेजा है, फूड प्रोसेसिंग पे उसने मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजा। देखो कैसे लिखा, ही वाज नॉट इवन सीरियस अबाउट राइटिंग, क्या करके भेजा, मैं इसको क्या पढ़ूंगा। तो व्हेन आई एम आस्किंग यू सेंड मी द कॉपीज, बी सीरियस टू इट, राइट। अब आप अपना 100% लगा के लिख के मुझे कॉपी दो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसमें इसने 100% दिया है। आप अपना 100% लगा के मुझे लिख के बताओ, आई टेल यू व्हाट आर द लूप होल्स दैट यू कैन वर्क ऑन। इसमें लूप होल्स क्या है, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, जो आपने 100% लगाया ही नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तुम इसमें ये अच्छा कर सकते थे। अच्छा सर, मुझे तो कंटेंट ही नहीं आता था तो मैंने ऐसे ही बना दिया सर, मुझे तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। तुम सब कुछ रिसर्च करके आंसर लिखो, विल सी कि तुम्हारा उसके बाद भी क्या शॉर्टकमिंग्स है, राइट। द कंटेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट बट स्टिल द कंटेंट स्पेसिफिसिटी, कितना सटीक कंटेंट तुम लिख पा रहे हो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एन आर्ट, राइट। वो आर्ट डेवलप कराने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं टू शो यू द डायरेक्शन। अब आपने ऐसा क्वेश्चन लिख के मुझे भेज दिया तो मैं क्या ही उसमें चेक करूँ, मैं तो देखते ही इसको 1.5 नंबर दूंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा क्या इसको। आई हैव टॉक्ड अबाउट द इवैल्यूएटर साइकोलॉजी, राइट। इवैल्यूएटर साइकोलॉजी के बारे में बात किया हुआ मैंने, और ऐसा प्लीज मत लिख के भेजो, कुछ अच्छा लिख के भेजो, मुझे दिखे कि एफर्ट हुआ है। लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जहां मैंने आपको ये दिखाया कि इट सीम्स लाइक शी हैज डन एफर्ट, राइट, सीम्स लाइक, यहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि इसने कुछ एफर्ट किया हुआ है, गेटिंग। और हाँ, दिस वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स का नोट्स था। अब जो क्लाउड बर्स्ट पे ये क्या लिख रहा है, क्लाउड बर्स्ट का पहले तो आपको नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। दिस ऑल मैकेनिज्म विल बी डेल्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है। ओनली नोट्स डिजास्टर का अगर किसी कॉपी में बना रहे हो तो सिर्फ एनडीए में गाइडलाइंस पूछ रहा है आपसे अबाउट क्लाउड बर्स्ट, अदरवाइज ऑल द मैकेनिज्म ये सब आप रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। नो नीड ऑफ डूइंग दीज ऑल थिंग्स, राइट। अब ये तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं बोलूं क्या इसमें, बस मैंने डाल दिया कि डू नॉट। देखो, योर क्वालिटी ऑफ नोट्स विल डिसाइड कि तुम आंसर कैसा लिख रहे हो। इस बारे में मैंने पिछले बात कर चुकी है, अभी मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है।
तो जैसी आप क्वालिटी का अपना नोट्स बनाओगे, उसी क्वालिटी के आंसर आप लिखोगे आगे। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, राइट? और ये बात मान के चलो कि अपने नोट्स से 19 ही तुम लिख पाओगे, 20 नहीं लिख पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? एक लेवल कम ही लिखोगे अपने नोट से, क्योंकि तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। एक लेवल ज्यादा नहीं लिख पाओगे। मेक श्योर कि नोट्स आर गुड, राइट? Make sure your notes are comprehensive. Then only you will be able to score well in these examination, right? This is how you have to prepare the, क्या बोलते हैं, your notes. Your notes should be like this, right? नोट्स का मतलब आपका काम आसान हो रहा होना चाहिए, आपको किताब बार बार नहीं पढ़नी चाहिए, आप ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग किताब से ले चुके हो। नाउ अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हो चीजों को, रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, राइट? दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ नोट्स आर। ठीक है, इस पे हम बात कर लिए। दिस इज द थर्ड टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसके 10 साल में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो इसके 10 साल में इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस आए हुए, राइट? इसमें 10 साल में 5 क्वेश्चंस आए हुए, राइट? हम जल्दी से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम डील कर सकते हैं। आप देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछा है, तो क्या आपके नोट्स में स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ है? देखो, फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई बुक नहीं है, राइट? यू हैव टू, आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे 10 पन्ने के, 15 पन्ने के, थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट बजट में मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा कुछ। फूड प्रोसेसिंग के बाद वहीं से आपको सारी चीजें कलेक्ट करके अपने लिए 2 से 3 पेज का नोट्स बनाना है, राइट? और कोई इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। कहीं चैप्टर मिल जाएगा तो उसमें से भी आपको काम की चीज निकालनी है। What is called selective reading? टॉपर है सेड की सेलेक्टिव रीडिंग हम करते थे। सेलेक्टिव रीडिंग वही कर पाएगा जिसको पहले से पता हो कि पढ़ना क्या है। जिसको नहीं पता है उसको पता ही नहीं चलेगा सेलेक्टिव रीडिंग होती क्या है। वो पहले बुक पढ़ेगा, फिर पीवाईक्यूज देखेगा, उसके बाद भी उसको समझ नहीं आएगी चीजें। If you have converted all these PYQs into sub themes, then you are able to understand कि selective चीजें क्या होती हैं, right? Select इस चीज को मैं कंप्लीट करने के लिए किसी बुक को रेफर कर रहा हूँ, right? बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि शंकर आईएएस की जो बुक है फॉर इन्वायरमेंट, उसकी मैंने सेलेक्टिव रीडिंग ली, राइट? तो सेलेक्टिव रीडिंग कैसे ली होगी, उसको कैसे पता कि क्या चीज पढ़ना वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो यहां से पता चलता है। तो ये एक्सरसाइज मिसिंग है इवन फॉर द पीपल जो उन्हें 2 से 3 बार मीन्स लिखा हुआ है, उनके लिए भी मिसिंग है ये एक्सरसाइज। एंड दिस आई एम टेलिंग आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक कम से कम 150 स्टूडेंट से मैं ज्यादा मिल चुका हूं विद इन लास्ट मंथ, राइट? जो कि मीन्स में इस बार फेल हुए और पिछले 2 से 3 से बार से वो लगातार क्लियर नहीं कर पाए। ये तो मैं बस आपको अभी का बता रहा हूँ, आफ्टर 8 दिसंबर, राइट? तो थोड़ा सा जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? इफ यू सी द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, स्कोप और सिग्निफिकेंस पे आपके पास कुछ नोट्स है क्या? फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग ये पूछ रहा है कि कैसे फार्मर की इनकम बढ़ा सकता है, राइट? इस पे आपके नोट्स है क्या? अगर आपने ये वाला फार्मर की इनकम वाला पहले क्वेश्चन यही कर लिया होता कि कैसे ये पुअर फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा रहा है, तो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ ऑटोमेटिकली डील हो जाता। अपॉर्चुनिटी आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पहले ही अगर इसको समझ के कर लिया होता, अपॉर्चुनिटी ही ऑलमोस्ट स्कोप वही होता है, राइट? ऑलमोस्ट स्कोप और अपॉर्चुनिटी लगभग सेम होती है। व्हाट आर द चैलेंजेस पूछ रहा है ना, चैलेंजेस यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछ रहा है। देखो, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो आपने अगर 19 में पीवाईक्यूज कर लिए होते तो 20 में आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाता। दिस इज हाउ द एनालिसिस हैज टू बी, राइट? क्यों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चैलेंज देखो। अब नाउ इफ यू सी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो लार्जर स्केल पे नहीं बनी है, ओनली स्मॉल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया एंड दैट इज आल्सो वेरी इनफॉर्मल इन नेचर। अब आप देखो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द रीजन फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। दिस इज अ चैलेंज ओनली। तो चैलेंज को एक डिफरेंट फॉर्मेट में ये लैंग्वेज में पूछ रहा है, और आप देखो यहाँ पे भी चैलेंज पूछ रहा है। तो अगर आपने ये एनालिसिस अगर पहले से की होती, और लाइक गारंटी यू दिस थिंग कि अगर आपने 10 साल के पेपर को ना हर एक सब्जेक्ट की हर एक कीवर्ड को अगर ऐसे इस लेंस से देखा है, तो 50% ऑफ द पेपर पे आप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए, आने वाला 50% ऑफ द पेपर आप गेस कर सकते हैं।
ठीक है, आने वाला 50% ऑफ द पेपर के लिए आपका कंटेंट रेडी है। और सोचो अगर आपने 50% ऑफ द पेपर यानी 10 क्वेश्चन कि कंटेंट आपको आता हो और आपने उसको पहले कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन हॉल में कितना ऊपर होगा। इवन द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे होंगे वो भी आप अच्छे से विदाउट बीइंग पैनिक कर पाओ, राइट? दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। लुकिंग थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, राइट? स्कोप क्या है? लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? क्यों इतनी बात चल रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की? आपको पता है कि एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री है हमारी, ठीक है? 40% ऑफ द एग्रीकल्चर जो है वो वेस्ट हो जा रहा है, राइट? फूड प्रोसेसिंग से क्या कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, शेल लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। अब शेल लाइफ इफ वी कैन इंक्रीज, द फार्मर विल हैव मोर टाइम टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली फार्मर की इनकम बढ़ेगी बिकॉज ही हैज गॉट मोर टाइम टू सेल, राइट? दूसरा, व्हाट इज द स्कोप? अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग। पीपल का taste for different products, demand for processed products. People don't have time to cook food these days, right? Single parent family, like both mom and parents are working. तो डिमांड फॉर अर्बनाइजेशन होने की वजह से टेस्ट चेंज हो रहा है, डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड इज इंक्रीजिंग, राइट? नाउ देयर इज अ रोल, नाउ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप देखो यहाँ पे कितने बढ़ रहा है, राइट? दीज आर द अपॉर्चुनिटीज ओनली, बेसिकली अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ मैं तुमको, वो स्कोप के फॉर्मूला में दूसरा आप पूछ रहे हैं। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही है कि कैसे फार्मर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ सकता है। आपके नोट्स में है नहीं, 4-5 डायमेंशन अगर नहीं है तो नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। और फूड प्रोसेसिंग की कोई ऐसी बुक भी नहीं है, आपको डेटा वेटा निकालना पड़ेगा बजट से, वो निकालो जाके और ट्राई टू फॉलो दीस थिंग्स, राइट, इन योर नोट्स। कैसे अब फार्मर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ सकता है? प्रोसेसिंग करने से क्या होता है? मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपने लेस का नाम सुना होगा, लेस पोटैटोज देता है फ्रॉम फार्मर्स, राइट? अभी इस पे बहुत सारा वो भी था, इशू भी था, आपको पढ़ना जाके अगर आपको टाइम मिले तो फार्मर विल गेट अ स्टेबल सोर्स ऑफ सप्लाई। सपोज लेस वाले ने अगर फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे सर्टेन टाइप ऑफ पोटैटोज चाहिए, राइट? एक स्टेबल सप्लाई फार्मर प्रोवाइड कर सकता है, तो स्टेबल सप्लाई से स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी फार्मर की। दिस इज व्हाट द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ठीक है? उसके बाद डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग इज अ लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीजें आपके नोट्स में अगर हैं तो देन योर नोट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव, अदरवाइज दे आर नॉट, राइट? क्योंकि हम देखेंगे चौथा पॉइंट जिसमें हम बात करने वाले हैं, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ अगर आप जा सकते हो, आप देखो लैंड रिफॉर्म पे बहुत बड़े-बड़े नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? उनमें से पढ़ना क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? लैंड रिफॉर्म्स देखो 10 साल में यही क्वेश्चन आएगा। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ, और ये 3 क्वेश्चन बीच में आए, टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए। तो लैंड रिफॉर्म पे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं पहले तो यही समझ में आना चाहिए, तब तो जाके अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसको देखो, बुक पढ़ने का तरीका है। आप कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप बुक पढ़ने चले गए तो फर्स्ट रीडिंग लोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, राइट? फिर आपको सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके कुछ समझ में आएगा। तब आप फिर उसको पीवाईक्यूज के लेंस से देखोगे तो फिर चौथी रीडिंग फिर लेनी पड़ेगी समझने के लिए। तो व्हाई आर यू लाइक पढ़ने पे जोर दे रहे हो तो एनालिसिस पे जोर क्यों नहीं दे रहे? अगर ये पहले कर लो, somebody is able to guide you, कोई तुमको गाइड कर पाए कि नहीं ये तरीका जो है बहुत लेंथी है, तुम्हारी प्रिपरेशन को 2 साल और बढ़ा देगा। इफ somebody is able to guide you, तो why are you not doing the things from process of reverse engineering, राइट? अब लैंड रिफॉर्म एक पूरा टॉपिक कैसे लिखा हुआ है और लैंड रिफॉर्म कीवर्ड ले रहा हूँ, इस पे 5 क्वेश्चन 10 साल में आए हुए हैं, ठीक है? अब 10 साल में ये सब थीम्स हैं। नाउ आई एम रीडिंग लैंड रिफॉर्म, तो मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ रुकना है बुक में, ठीक है? मैं नोट्स बनाऊं चाहे ना बनाऊं, मैं वहां बुक्स में भी टिक कर सकता हूं। और इवन मैं नोट्स बना भी रहा हूं तो मुझे पता है कि उस बुक को जो मैं पढ़ रहा हूं जिसमें पूरा चैप्टर लिखा हुआ है 50 पेज का लैंड रिफॉर्म, उसमें से मुझे क्या निकालना है अपने नोट्स के लिए, मुझे वो पता चल रहा है, राइट? दिस इज प्योरली रिलेटेड टू मीन्स, राइट? ये प्योरली मीन्स से रिलेटेड है, राइट? इसमें आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, इसमें क्या ही करोगे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन? तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वहां होती है जहां पॉसिबल हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इस लैंड रिफॉर्म वाले प्रोसेस में ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको,
इसमें कि see the question is the objective of land reform क्या है, measures क्या है land reform के, right, and how land ceiling policy can be effective economic criteria, right, this is the question, right. उसके बाद कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि लैंड रिफॉर्म से मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का कैसे इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म सक्सेस तो हुआ, ठीक है, बट कुछ स्टेट्स में सक्सेस हुआ ज्यादा, कुछ में कम हुआ, ऐसा क्यों, दिस क्वेश्चन इज कम, ठीक है। यहां देखो कि let me just erase for you. Discuss the role of land reform in rural development. Identify the factors that were responsible for success of land reform. ठीक है, what are the factors that were responsible for success of land reform? दूसरा, how did land reform in some parts of the country help to improve the socio-economic condition of marginal farmers and small farmers? यानी कि land reform कुछ ही states में ज्यादा, for example West Bengal and Kerala, इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया than the other states. Why? What were the challenges? वो भी आपके नोट में होनी चाहिए। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होगा, या डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, या कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे, फॉर एग्जांपल बेनामी ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गए, राइट। पीपल हु वर गिविंग लैंड्स आल्सो, वो अपना अनफर्टाइल बैरन लैंड दे देते थे, राइट। पीपल अपने रिलेटिव्स के नाम पे लैंड रजिस्टर करना शुरू कर दिए टू अवॉइड द लैंड सीलिंग एक्ट। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी देयर। आपको मैं बता दूं, ब्रॉडर 4 चीजों पे लैंड रिफॉर्म हुआ था। पहला, लैंड सीलिंग एक्ट आई थी ताकि आप लैंड का एक, if a person has land above a threshold limit, तो उससे हम लैंड लेके बाकी में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस वाज अबाउट लैंड सीलिंग एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में आपको मैंडेट पता होना चाहिए, और इस एक्ट का थोड़ा सा चैलेंजेस भी आपके पास दो होनी चाहिए, 2-4 चैलेंजेस डायमेंशन आपके नोट में होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज इवैल्यूएट एफिशिएंसी करके क्वेश्चंस आ रहे हैं एनी टाइम, दिस कैन बी मेड, राइट। ऐसा क्वेश्चन बन क्या सकता है। पहला तो लैंड सीलिंग पे आता, दूसरा क्या था, एबॉलिशन ऑफ intermediaries, like abolition of जमींदार, right? This was the second thing. Third क्या होता, टेनेंसी रिफॉर्म्स आए थे, right? कि जो टेनेंट्स हैं, शेयर कॉपर्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, right? सो दैट फेयर रेंट वो दें, एक्सप्लॉइट ना हो उनका, उन पे बात है। चौथा क्या होता है, लैंड कंसोलिडेशन की बात हुई। तो ये लैंड रिफॉर्म आपका इन ब्रॉडर 4 हेडिंग्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन चारों के लिए क्या किया गया हुआ है, उनके मेजर्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक्ट के, फिर लैंड रिफॉर्म क्यों सर्टेन स्टेट्स में, लाइक ऑपरेशन बर्गा हो गया फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, व्हाई इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल। तो आपको ये आपके नोट में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर योर दिस सिलेबस, राइट। क्विकली हम पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। दिस इज द फिफ्थ टॉपिक दैट आई एम टेकिंग टुडे, ठीक है। और दिस इज एनवायरनमेंट, राइट। आपको पता होगा कि 3 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट पे आ ही रहे हैं, राइट। आई विल शो यू द पिवोट टेबल, राइट। अगर आप पिवोट टेबल देखो यहाँ पे, तो आई विल शो यू कि एनवायरनमेंट का सेक्शन कहाँ, देखो कंजर्वेशन एनवायरनमेंट, राइट। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको ज्यादा अच्छा दिखाई दे। लेट मी सी कि हाँ जो ऑन हो पा रही है। हाँ देखो, 2023 में 4 क्वेश्चन आया, 22 में 3, फिर 3, 2, 2, ऐसे करके क्वेश्चन आए जा रहे हैं, राइट। अब ये क्या हो गया, छोड़ो इसको हटा दो। तो द थिंग इज कि क्या, अब एक बात और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से सुनना, कि फॉर प्रीलिम्स आई एम टेलिंग यू कि एक तरफ तो आपके कोर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, ठीक है, दूसरा इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया। दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स, राइट। और आप प्रीलिम्स क्लियर करना है तो कोर सब्जेक्ट एक तरफ करो, और एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक एक तरफ करो। अगर आप इन सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ने जा रहे हो और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक छोड़ दे रहे हो, तो प्रीलिम्स भूल जाओ, नहीं निकलने वाला। इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली इनके बराबर का हो गया इन दोनों सब्जेक्ट का, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी देयर एनवायरनमेंट पे बहुत सारा फोकस जाने वाला है बच्चों का फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो क्या प्रीलिम्स के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हम एनवायरनमेंट की कर सकते हैं फॉर मेंस? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, आई विल शो यू कि कैसे करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन दैट हैव कम। अब इसके दस्ता में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये 3 स्लाइड में आया हुआ है, राइट। अगर आप देखो तो 2023 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं,
और क्वेश्चन जरा पढ़ के देखो मेरे साथ। ऑयल पोल्यूशन क्या कोई स्टैटिक पार्ट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये आईपीसीसी, इसकी रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल सी लेवल राइज हुआ है बाई 1 मीटर। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्या ये कोई स्टैटिक पार्ट है? नहीं, ठीक है। आप देखो रामसार साइड बहुत सारे ऐड हुए थे, राइट, इफ यू रिमेंबर, तो उस पे नेट वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज आल्सो नॉट समथिंग स्टैटिक। तो यानी कि क्या, कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सुलझली का समाचार मंथन देख रहे हो और आप इन्वायरमेंट के लिए साल भर के करंट अफेयर्स को ट्रैक करोगे, तो डू, अगर आपके पास ये ऑलरेडी ये सब थीम में डिवाइडेड हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन अलोंग विद द प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड कर सकते हो, राइट। प्रीलिम्स के लिए बच्चे क्या भाग रहे हैं इन्वायरमेंट में? स्पीसीज। अब 100 स्पीसीज की लिस्ट बन गई, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको याद कर रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब स्पीसीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। आइसोलेशन स्टेटस याद कर रहे हो, स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, हाँ, तो दैट थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है समाचार मंथन का या पीटीसीसी का, जो भी आप रेफर करते हो, राइट, जो भी आप रेफर करते हो, डू यू थिंक कि स्टैटिक से ज्यादा ये डायनामिक पूछ रहा है? तो कैन यू प्रिपेयर दिस डायनामिक पार्ट आल्सो अलोंग विद दैट ओनली, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवाईक्यूज? नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही, अब देखो फोटो कैंपस मॉम है, वुडन वर्क प्रोटोकॉल है, ये आपका एक स्टैटिक पार्ट हो सकता है, बट फोटो कैंपस मॉम भी आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको न्यूज में मिल ही जाएगा, आपके पीटी 65 समाचार मंथन के डॉक्यूमेंट में आपको मिल ही जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द थिंग्स। अब देखो कोस्टल प्रिपरेशन, कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको हमेशा आपके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, अगर आप साल भर का प्रिपेयर कर रहे हो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स। तो along with the current affairs, along with your prelims preparation, आप डायरेक्टली क्या तैयार कर सकते हो अपना मीन्स का भी साथ बाय अलॉन्ग साइड, साथ में तैयार कर सकते हो। सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन इसका एनपीसीए। अब इसके 5 साल होने वाले हैं, 2019 में आया था, 2024 अभी चल रहा है, इसके 5 साल होने वाले हैं। अभी इस पे फिर आपको कहीं ना कहीं, अगर आप साल भर का करंट अफेयर पढ़ोगे, उसमें आपको ये मिल जाने वाला है, ठीक है। यूएनएफसीसीसी की कॉन्फ्रेंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया कॉप 26 का, हर साल हो रहेंगे, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे गाइडलाइंस को रिवाइज किया था, किसके? एयर क्वालिटी को लेके, इस साल 2021 में। देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ हुआ, ये आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर में मिल जाता। तो इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि एनवायरनमेंट में मीन्स पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने वो 30-35 क्वेश्चन पिछले 10 साल के उठा के देखे हैं और उनको इन सब थीम में डिवाइड किया है, और आप जब भी इन्वायरमेंट का प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से एक साल का करंट अफेयर देखने वाले हो, if you have the सब थीम्स in front of you, तो आप उसको मीन्स पर्सपेक्टिव से भी पक्का कर लोगे। उसी डॉक्यूमेंट में आप एक स्टिकी नोट लगाओगे, 4-5 डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ डालोगे, वो मीन्स पर्सपेक्टिव से भी पक्का वहीं का वहीं हो जाएगा, रेपिटेशन ऑफ टास्क नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। दिस इज व्हाट द टॉपर सेज कि मैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऐसे करता था, वो डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इट वाज द फिफ्थ टॉपिक। अब देखो इनका वेटेज, इन्वायरमेंट का वेटेज कितना है? 3 क्वेश्चन का है, इस बार 4 क्वेश्चन आ गए। डिजास्टर मैनेजमेंट का कितना है? 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग पे भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, लैंड फॉर्म पे भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ऊपर हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था रिलेटेड टू बजट, उस पे भी 1 क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, राइट। तो लगभग हमने क्या डिस्कस कर लिया, 4 5 6 7 8, लगभग 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। इफ यू नो कि आपको अगर पता हो तो इंटरनल सिक्योरिटी से हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का भी पूरा का पूरा I'll show you, मैंने इसमें 50 क्वेश्चन थे, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें 50 क्वेश्चन से मैंने पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया, राइट। व्हेन यू आर रीडिंग इंटरनल सिक्योरिटी, आप पढ़ोगे, आपके इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, बहुत सारा पार्ट डायनेमिक है और आप उसको मीन्स पर्सपेक्टिव का वहीं पक्का कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। 50 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन है इसमें फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, राइट। अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है 10 साल में, तो 40-50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन के आसपास टोटल, राइट। तो ये भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ आपके लिए, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। द थिंग इज कि आप ये क्वेश्चन देखो जरा, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया। दिस क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लेट मी जूम इन फॉर यू।
दैट इज गोइंग फॉर यू। थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे तो मैं आपको लगभग 40 से 50% पूरे सिलेबस का एक डायरेक्शन दे दिया हूँ लगभग। तो विनिंग द हार्ट एंड माइंड, ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ है। विनिंग द हार्ट एंड माइंड इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। राइट, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया हुआ है? अगर आपने 10 साल का पीवाईक्यू लगाया होता तो आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या पूछ रहा है, डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजी। यहाँ देखना, डिस्कस द डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजी नीडेड टू विन। किसको विन करना है? सिटीजंस बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। अगर आपने यहीं पे इस डायमेंशन को कैसे, जो सिटीजंस अफेक्ट हो गए हैं उनका पॉपुलेशन, उनका ट्रस्ट को विन करना या उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करना, सॉरी, अगर आपने पहले 4-5 डायमेंशन उस पर लिख लिया होता अपने नोट्स में तो आपको ये क्वेश्चन ना बहुत टफ नहीं लगता। विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। वन ऑफ द स्टूडेंट जिससे मेरी बात हुई और मैंने बात किया कि ये तुम क्वेश्चन कैसे करते, हाउ डिड यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, उसने इस बार मेल दिया हुआ। तो उसने बोला सर मुझे ना जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी स्कीम्स याद नहीं आ रहा था तो मैंने ना कुछ भी लिख दिया उसमें। इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के स्कीम्स के बारे में याद ही नहीं करना था। यू हैव टू डिस्कस हाउ ट्रस्ट इन द पॉपुलेशन कैन बी रिस्टोर्ड। उस पे 4-5 डायमेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, राइट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर आप लेते हो तो ट्रस्ट इन द पॉपुलेशन कैन बी रिस्टोर्ड। उसके लिए अब आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम वहां पे फॉर पर्टिकुलर इन जम्मू एंड कश्मीर चल रहा है। अगर आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स को ढूंढने में लग गया होता तो आप डायमेंशंस नहीं समझ पाते। यू हैव टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस फर्स्ट, डायमेंशन के बाद एक आर्गुमेंट आएगा, तब यू कैन सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपके पास एग्जांपल होता तो ठीक, नहीं होता तब भी आपके पास डायमेंशन और आर्गुमेंट था, आप बाकी सारे लोगों से अहेड थे। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर। आप ऐसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी पीवाईक्यूज के थ्रू सब थीम में कन्वर्ट करके किसी भी चीज को, रेपिटेशन ऑफ टास्क को कम कर सकते हो। अपनी एनर्जी को बिना मतलब का बार बार रेपिटेशन करने में घटा सकते हो। राइट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। ऐसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, ऐसे ही सिलेक्टिव रीडिंग होती है। टॉपर जो बोलते हैं आके आपको, बट दे डोंट गो इनटू द डिटेलिंग पार्ट ऑफ इट कि कैसे डिटेल्स में ऐसे हो रहा है। राइट, आई विल शेयरिंग ऑल दीस थिंग्स। राइट, so in the last I'll be telling you about the smash means program. This is one of the student comes कि सर क्या ये टेस्ट सीरीज है क्या? So I'll tell you कि this is a kind of test series only, but it is beyond that, right? It is beyond that, right? And this test series is not in commercial चीजें नहीं है, right? This is not something which is commercial, right? ऐसा नहीं है कि हमारे पास 15,000 बच्चे हैं इसमें, ऐसा नहीं, right? There are many coaching institutes जहाँ पे क्या होता है कि जितने बच्चे मेंस नहीं दे रहे उससे ज्यादा एनरोलमेंट है। 14,500 बच्चे मेंस देते हैं, उससे ज्यादा एनरोलमेंट है, राइट? तो द क्वालिटी इज नॉट वर्किंग। दिस इज फॉर द पीपल जो कि मेंस दे चुके हैं ऑलरेडी 1 से 2 बार एंड दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव क्यों नहीं उनका मेंस निकल पा रहा। दिस इज बियॉन्ड दैट। इसमें हम क्या बताते हैं आपको, नोट मेकिंग का तरीका बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया हाउ यू कैन रिड्यूस योर एफर्ट, राइट, वेदर योर नोट्स आर बीइंग रेडी और नॉट, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। ये सारी चीजें हम उसमें बात करते हैं इन पोस्ट टेस्ट डिस्कशन। जब भी बच्चा एक टेस्ट लिखता है इट ऑटोमेटिकली गोज टू इट्स मेंटर। आई विल डील विद 50 पीपल, ठीक है, जो कि मींस ऑलरेडी लिखे हैं। देयर इज अ प्रोग्राम फॉर स्मैश बिगिनर्स, जिनको हम डायरेक्शन एक्चुअली देते हैं कि हाउ यू कैन रिड्यूस योर एफर्ट, राइट, बिकॉज द प्रोग्राम की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर स्मैश बिगिनर्स जहां पे क्या है कि विल बी टेलिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, हाउ यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द टाइम, राइट। तुम पहले 50 पन्ने 150 पन्ने की किताब पढ़ो, उसके बाद तुमको बाद में समझ में आएगी अच्छा पढ़ना क्या था, उसके बाद जाके तुम सिलेक्टिव रीडिंग कर रहे हो, देन यू कैन रिड्यूस द टाइम एट ऑल, राइट। दिस इज हाउ इट इज बियॉन्ड टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स 80 नंबर आए, नाउ अगेन प्रिपेयरिंग फॉर द कंटेंट यू डोंट नो द आर्टिकुलेशन पार्ट। So in this what happens is कि after the test series what happens कि there is a post test discussion call. This is mandatory for each and every student. It is mandatory for mentors also to have the post test discussion call. This is inbuilt into the system. There is a check and balances, right? वहां पे हम बात करते हैं तुम अपना नोट्स लेके आओ, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा बार बार, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्यों बेकार जा रहा है, why your conclusion is not landing short, why are you opening a new dimension at all in the conclusion, right? Nuance of integrated preparation की हम बात करते हैं। This is something which is beyond like test series. एक simple test series नहीं है। This is not something which is very commercial, right? This is really are like हम चाहते हैं कि
quality comes first. That is why we're taking in Smash Names, we are taking people who have given names, right? For beginners, we have opened it for the beginners also, जहाँ पे we will tell you कि कहाँ से अपना 2 से 3 साल means लेके frustrate मत हो, right? Get it कि आप पहले कैसे कर पा रहे हो चीजों को, कैसे अपना टाइम एनर्जी यूज कर पा रहे हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वेबिनार. ठीक है, अभी मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा. आई एम जस्ट स्क्रीन को मैं शेयर को हटा रहा हूँ. राइट नाउ यू गाइस कैन कमेंट